हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है पार्ट 4 अपने यूपी पीजीटी 2009 सॉल्व पेपर सीरीज का। इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर लेना। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पोएम ऑफ कीट्स हैज द फॉलोइंग लाइन। तो फॉलोइंग लाइन कीट्स के कौन से पोएट्री में से आते हैं? Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, ये soft pipes play on. तो उन्होंने ये लाइन कौन से पोयम में बोला था? तो ये बोला था उन्होंने ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। इसमें एक अर्न होता है, एक पॉट होता है। सॉरी, मेरा ड्राइंग खराब है। तो उस पॉट पे जो पिक्चर्स होते हैं वो उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला था कि वो जो मतलब जो मेलोडीज हम सुन सकते हैं वो तो स्वीट है, बट जो हमने कभी सुने भी नहीं वो और ज़्यादा स्वीटर है, क्योंकि वो एक एंटिसिपेशन रहता है ना कि कुछ अच्छा होगा या कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। उसके वजह से जो हमने सुन लिया वो तो हमारे लिए अच्छा है ही, बट जो सुनने वाले हैं उसका एंटिसिपेशन, वो उसका वेटिंग पीरियड उसको और ज़्यादा स्वीटर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज लैम्ब बॉर्न। चार्ल्स लैम्ब की बर्थ कब हुई थी? उनकी हुई थी 1775 में। विच pseudonym was adopted by Lamb for his essays। तो चार्ल्स लैम्ब ने जब एसेज लिखना चालू किया था तो वो उन्होंने कौन से स्यूडोनिम एज इन कौन से पेन नेम के अंदर उन्होंने लिखना चालू किया? तो उसका आंसर है एलिया। लैम्ब के जो डैड थे वो एक जगह पे काम करते थे, या फिर कुछ एक स्टोरी ये भी बोलती है कि लैम्ब ने एक बार एक बोट हाउस विजिट किया था और वहां पे एक क्लर्क थे, वो क्लर्क के नाम था एलिया, तो उस पर से चार्ल्स लैम्ब ने वो नाम अडॉप्ट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय लैम्ब। तो इसमें से कौन सा वर्क है जो चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा था? द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, जॉन वुडविल एंड हेस्टर। ये तीनों वर्क्स है लैम्ब के, लेकिन लाला रुख जो है ये एक पोयम है और इसको लिखा था थॉमस मूर ने। ओल्ड फैमिलियर फेसेस, जॉन वुडविल, हेस्टर चार्ल्स लैम्ब के वर्क्स है, लेकिन लाला रुख ये जो पोयम है ये लिखा था थॉमस मूर ने। How many acts are there in Shelley's lyrical drama Prometheus Unbound? तो शैली का जो लिरिकल ड्रामा है, उनका जो वो पोएटिक ड्रामा है प्रोमेथियस अनबाउंड, उसमें कितने एक्ट्स है? तो उसमें टोटल 4 एक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैस्टोरल एलिजी। पैस्टोरल एलिजी मतलब क्या होता है? जब हम किसी की डेथ को कमोमरेट करने के लिए या उसके लिए दुख जताने के लिए कोई पोयम लिखते हैं तो वो होती है एलिजी। एंड पैस्टोरल वो होता है जो एक कंट्री साइड में सेट होता है, मतलब एक गांव का सेटिंग होता है वहां पे, तो उसको बोलते हैं पैस्टोरल एलिजी। तो मिल्टन का लिसिडस, शेली का अडोनिस एंड आर्नल्ड का थायरिसिस, ये तीनों भी पैस्टोरल एलिजी है। लेकिन अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक जो है वो एक मॉक एपिक है। मॉक एपिक क्या होता है कि जिसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक के बारे में बहुत बड़ी पोयम लिखी जाती है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया। और रेप ऑफ द लॉक जैसे कुछ मॉक एपिक होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि एक छोटे से इनसिग्निफिकेंट बात को एकदम बड़ा चढ़ा के बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली एक लड़की का लॉक मतलब उसका एक बट जो होता है, उसके जो आगे से थोड़े बाल आ रहे होते हैं चेहरे पे, उनको कोई कट कर लेता है। तो वो उसको उन्होंने उसको सिग्निफाई किया था, एज इन नॉट सिग्निफाई बट उसको कंपेयर किया था एक रेप से, और उसको बहुत बड़ा चढ़ा के वो बताते हैं कि कैसे वो लड़की सुबह रेडी हो रही थी, फिर किसी ने जाके उसके बाल काट दिए और फिर उस पर से बहुत एक वॉर चालू हो गया। तो वो उन्होंने थोड़ा मजाक उड़ाया था उस बात का, तो इसलिए इसको मॉक एपिक बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो इसमें उन्होंने क्या दिया है? एक फिगर ऑफ स्पीच दिया है और इसका बताया है कि उसका मतलब क्या होता है। तो हाइपरबली क्या होता है? इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच इन विच एम्फसाइज इज अचीव्ड बाय डेलिब्रेट एग्जैजरेशन। डेलिब्रेट एग्जैजरेशन मतलब उसको जानबूझ के एकदम बहुत बड़ा चढ़ा के बात की जाती है, तो दैट इज हाइपरबली। जैसे यहाँ पे हुआ था रेप ऑफ द लॉक में, मतलब अगर कोई बाल काट दे, एकदम बाल भी नहीं, जरा सा बट्टी काट दे, तो इस पे इतना बैटल करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो वहां पे उसको उन्होंने बड़ा चढ़ा के लिखा, तो दैट इज अ हाइपरबली।
देन नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग वाले, मतलब दोनों ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को एक साथ में रखा जाता है। तो जब ऐसी कोई चीज़ों को साथ में रखा जाता है जिसमें दोनों आजू बाजू में, मतलब ये वर्ड और ये वर्ड का मीनिंग एक दूसरे से कंप्लीट ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी उनको साथ में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को, एज इन दो ऑब्जेक्ट जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, उनको कंपेयर किया जाता है, या फिर उनको क्या किया जाता है, एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो वो होता है मेटाफर। जैसे कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, उसमें कैमल को शिप के साथ कंपेयर किया गया है। अभी कैमल का और शिप का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। शिप एज इन अपना SHIP वाला शिप, कैमल का और बोट का कुछ आपस में कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको साथ में रखा जाता है, तो दैट इज अ मेटाफर। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें आंसर आएगा वो डी, ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। व्हेन वाज शेक्सपियर बॉर्न, शेक्सपियर की बर्थ कब हुई थी, उनकी बर्थ हुई थी 1564 में। Who has spoken the following words in Shakespeare's Macbeth, उनके शेक्सपियर के मैकबेथ में ये लाइन किसने बोली थी, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट नॉट एज पिक्चर, इट इज द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स द पेंटेड डेविल। ये लाइन शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में किसने बोली थी। तो इसमें जो ऑप्शंस थे उसमें से वो किसी ने भी नहीं बोली थी, क्योंकि ये लाइन ने बोली थी लेडी मैकबेथ ने, और उनका उसमें कोई नाम नहीं था। तो उसमें मैकबेथ था, फिर वो मैकडफ वगैरह ये सब थे, लेकिन लेडी मैकबेथ का नाम उसमें नहीं था, बट ये लाइन लेडी मैकबेथ ने बोली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम इज बाय वर्ड्सवर्थ, इसमें से कौन सी पोयम है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू शैपमन्स होमर, ये लिखा है जॉन कीट्स ने। द फॉरसेकन मरमैन, ये लिखा है मैथ्यू आर्नल्ड ने। द लास्ट राइड टुगेदर, ये लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फ़ारेनहाइट का स्पेलिंग करेक्ट था इसमें। और फ़ारेनहाइट मतलब जैसे हम लोग इंडिया में सेल्सियस यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए, वैसे अमेरिकन उसके लिए फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। आर्केइक का मीनिंग क्या होता है, आर्केइक का मीनिंग होता है प्रिमिटिव। आर्केइक का मतलब होता है कि कुछ पुराना या फिर एकदम ओल्ड। तो प्रिमिटिव का मतलब भी होता है ओल्ड, मतलब अगर हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि यू आर अ प्रिमिटिव पर्सन, तो इन अ वे वो ओल्ड है, बट ओल्ड एज इन एकदम जंगली टाइप का ओल्ड है। तो आर्किक में भी मतलब बहुत पुराना है, जैसे डी डाउ ये वाले जो लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं, या ये हो गया, ये सब क्या हो गया, आर्केइक इंग्लिश हो गया या आर्केइक वर्ड हो गया। एंटोनिम ऑफ बेलिजरेंट, ऑपोजिट वर्ड क्या है बेलिजरेंट का, तो उसका ऑपोजिट है पीसफुल, क्योंकि इसका मतलब ये होता है जो बहुत ऐसे लोगों के साथ हमेशा झगड़े करते रहते हैं ना लोग, उनको बोलते हैं बेलिजरेंट, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा पीसफुल। यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन बताना है। अ गुड जज नेवर जम्प्स डैश द कंक्लूजन, तो नेवर जम्प टू द कंक्लूजन एक फ्रेज है, तो वहां पर से यहाँ पे आएगा टू, कि कभी भी एक जो जज होता है, जो अच्छा जज होता है, जो कभी भी कंक्लूजन पे डायरेक्टली जंप नहीं करेगा, वो सारी दोनों साइड को अच्छे से सुन के लेगा और फिर एक जजमेंट देगा। अभी इसमें एरर बताना है। Although there are some similarities in the qualifications of the two candidates, the difference among them are quite pronounced. तो यहाँ पे एरर बताना है। तो यहाँ पे ये वाला जो लास्ट लाइन है इसमें एरर है, क्योंकि ये आर के प्लेस पे इज आना चाहिए था। ठीक है, among them इज होता है, इज क्वाइट प्रोनाउंस्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके बात की जाती कि उसमें उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज तो है, लेकिन उनमें डिफरेंसेस भी है, तो वो उसके लिए मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आर यूज किया है ना, यहाँ पे इज जाएगा। एबिस्मल का मतलब क्या होता है, एबिस्मल का मतलब होता है हॉरिफाइंग, लेकिन यहाँ पे हॉरिफाइंग का कहीं पे भी मतलब ये मतलब नहीं कि कुछ डरावना है, हॉरिफाइंग का मतलब है कि बकवास। तो अबिस्मल का मतलब भी होता है कि वो इतना खराब है कि उसके खराब होने से हमको डर लगता है, जिन कितना खराब कोई कैसे हो सकता है। हैरांग का क्या मतलब होता है, लेक्चर, लेक्चर देना किसी को। तो कोई अगर आपको बिना बात के कोई बहुत बड़ा लेक्चर दे रहा है, तो वो हो जाएगा कि वो आपको हैरांग कर रहा है, वो आपको अननेसेसरी कुछ चीजें बता रहे हैं।
गुलूश का क्या मतलब होता है? गुलूश का मतलब होता है स्ट्यू। आपने ये रेसिपी या फिर ये डिश का नाम कभी सुना होगा, बाबा गुलूश। तो वो एक डिश है, वो एक स्ट्यू बनाते हैं। स्ट्यू इज बेसिकली सूप होता है एक, जिसमें वो उसको स्लो गैस पे काफी टाइम तक कुक करते रहते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स भी होते हैं और कभी कभी मीट के साथ भी उसको बनाते हैं। इम्प्रॉम्प्टू का क्या मतलब होता है? इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड मतलब ऐसे बिना सोचे समझे कुछ एक कमेंट कर देना। द सिनोनिम ऑफ पॉन्टिफिकल, इसका मतलब होता है स्प्लेंडेड। सिनोनिम मतलब उसका सिमिलर मीनिंग। पॉन्टिफिकल का मतलब होता है स्प्लेंडेड, एज एन अमेजिंग, एकदम बहुत अच्छा कुछ होता है वो, तो दैट इज पॉन्टिफिकल या फिर स्प्लेंडेड। इसमें प्रपोजिशन बताना है करेक्ट वाला। The patient was disappointed dash not finding the doctor in his seat। तो वो जो पेशेंट था उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, किस बात पे हुआ? तो डॉक्टर उनकी जगह पे नहीं थे। तो एट, डिसअपॉइंटेड एट, कि एट होता है ना, कि मतलब उस पे उनको ये हुआ, तो उस पे है वो, पे के लिए एट। The synonym of vanguard is forefront। सिनोनिम अगेन सिमिलर मीनिंग। वैनगार्ड का मतलब है फोरफ्रंट। फोरफ्रंट का मतलब है कि आप अगर पीछे से कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन फिर आपको कुछ एक लीगल भी बताना है कोई चीज, तो आप एक फोरफ्रंट पे एक बिजनेस रखोगे, कोई भी ऐसा फालतू का बिजनेस जिसपे आप, उसका एक्चुअल में कुछ ये नहीं रहेगा, लेकिन बस वो एक दिखावा करने के लिए कि हाँ देखो हमारा एक लीगल बिजनेस है, वो सॉर्ट ऑफ। तो फोरफ्रंट का मतलब है कि दिखावा करने के लिए वो एक मुखौटा सॉर्ट ऑफ पहन लेना। एंटोनिम ऑफ अनइम्पिचेबल का क्या मतलब होता है? एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। अनपिचेबल, अनइम्पिचेबल का ऑपोजिट हो जाएगा ब्लेम वर्दी। इम्पिचेबल का मतलब होता है कि जिसको हम ब्लेम कर सकते हैं, या फिर जिस पे हम कुछ चार्जेस लगा के उसको जेल भेज सकते हैं, तो मतलब वो उस पर ब्लेम डाला जा सकता है। अनइम्पिचेबल का मतलब होता है जिस पे हम ब्लेम कभी डाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे फिर उसका मतलब जिस पे ब्लेम नहीं डाल सकते, फिर उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लेम वर्दी, मतलब उस पे इल्जाम लगा सकते हैं कोई। इसमें अगेन प्रपोजिशन बताना है। योर कंडक्ट मैक्स डैश रेकलेसनेस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑफ। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है सुवेनियर। ठीक है, सुवेनियर मतलब वो होता है कि आप कहीं पे अगर घूमने जाते हो तो वहां से उस जगह को याद करने के लिए कोई चीज लेके आते हो, तो वो हो जाएगा सुवेनियर। तो मतलब जैसे अगर आप सपोज आगरा गए ताजमहल देखने के लिए, तो आप वो छोटा सा ताजमहल लेके आ गए, तो वो हो जाएगा सुवेनियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।